मनमोहन सिंह जी, हमारे चेयरमैन किसान संघ के गुरु के हमारे प्रेसिडेंट हरि सिंह चिप साहब, हमारे मैं तो ये आखना यार में आपका फिर एक बार स्वागत। डायरेक्ट में जरा जी से विकास करूँगा कि आपको यार बड़ू साहब बड़ू यार खींची फोटो। रविंद्र शर्मा जी, रमन भल्ला जी, मनमोहन जी और हमारे चौधरी साहब किसान सेल के गेरुराम जी, गौरव खजूरिया जी, हमारे तमाम ऑफिस बेयरर्स जो आज मंच पर हैं आपके सामने, बड़ू जी उन सब की तरफ से मैं आपका धन्यवाद देता हूं। एक अजीब सा माहौल इस देश में देखने को मिल रहा है, जहां लोकतांत्रिक परंपराओं को दिन दहाड़े उनकी हत्या की जा रही है। आज 3 काले कानूनों को लेकर मैं आपके सामने आया हूं। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में इन काले कानूनों के विरुद्ध किसानों के साथ, खेतीहर मजदूरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे थे। इस सिलसिले में सड़क पर जो आंदोलन है वो अलग, संसद में जो हमारे सांसदों के साथ राज्यसभा में जो धक्का मुक्की हुई वो आप सबने देखी, और आपकी अदालत में हम पेश हुए हैं अपने मुद्दे रखने के लिए, अपनी आपत्ति रखने के लिए, क्यों हम विरोध में हैं इन 3 काले कानून। ये 3 काले कानून पहले अध्यादेश के माध्यम से लाए गए, थोपे गए। कोविड चल रहा था, चीन हमारी ओर गलत निगाह से देख रहा था, लेकिन सरकार की प्राथमिकताएं बड़ी स्पष्ट हो गई कि कैसे 62 करोड़ किसान और खेतीहर मजदूरों के हितों पर हमला करते हुए पहले तो अध्यादेश लाए गए, फिर उन्हें कानूनी जामा पहनाया गया संसद में पिछले सप्ताह। किसानों की बात सुनने की बजाय प्रधानमंत्री जी और उनके तमाम प्रवक्ता बोलते हैं कि किसान बरगलाए जा रहे हैं। जो व्यक्ति मौसम देखकर समझ लेता है कि कौन सी फसल लगानी है, किस तारीख को लगानी है, कब उस फसल को देखरेख कैसे करनी है, उसको प्रधानमंत्री जी सोचते हैं कोई बरगला, वो खुद बरगलाते हैं, वो एक्सपर्ट है बरगलाने के, तो उनको लगता है कि सब बरगलाए जाते हैं। इस देश में अगर कोई बुद्धिमान में किसी को मानता हूं तो इस देश का किसान होता है, क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी, उसकी जमा पूंजी सिर्फ आकलन में जाती है। वो आकलन कर लेता है कि मौसम कैसा है। किसान अगर आज लामबंद हो रहे हैं, 300 350 किसानों के संगठन लामबंद हो रहे हैं, सड़कों पर आ रहे हैं, तो वो बरगलाए नहीं जा रहे, वो समझ रहे हैं उनके साथ क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार। हमारी आपत्ति क्या है? हमारी आपत्ति, हमने संसद में भी प्रयास किया, बोलने नहीं दिया गया। राष्ट्रपति जी के पास कल हमारे तमाम नेता गए, उनको भी ज्ञापन दिया, उनसे भी गुजारिश की, अपील की, अनुरोध किया कि आप अपना हस्ताक्षर इस पर मत करिए, क्योंकि देश के 62 करोड़ किसान और खेतीहर मजदूरों के साथ यह अन्याय होगा और घोर अन्याय। हमारी आपत्ति यह है कि एपीएमसी मार्केट यार्ड, जिसके भीतर किसान जब जाता है, अपनी फसल लेकर जाता है, वहां मूल्य निर्धारण होता है, प्राइस डिटर्मिनेशन होता है, प्राइस डिस्कवरी होती है। कैसे होती है? बोली लगती है उसकी अनाज पर, उसकी फसल पर, और समूह होते हैं किसानों के, सब कुछ सामने हो रहा होता है। बोली लगने से पहले सबसे महत्वपूर्ण बिंदु सबके दिमाग में होता है एमएसपी, न्यूनतम मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस।
ये एक सिस्टम इसलिए लाया गया था, कांग्रेस सरकारों द्वारा लाया गया था, ताकि किसान के साथ अन्याय न हो, किसान का शोषण न हो, खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सके, किसान को अपनी फसल का मूल्य बराबर मिल सके। तो एक बेंचमार्क प्राइस जिसको कहते हैं वो एमएसपी होता है। सबके दिमाग में वो बेंचमार्क प्राइस होता है और फिर बोली लगती है। बेंचमार्क प्राइस से नीचे तो नहीं लगती, उसके ऊपर ही लगती है। कम से कम एपीएमसी के यार्ड में तो बेंचमार्क प्राइस से ऊपर ही उसको कीमत मिलती है। प्रधानमंत्री जी स्वयं मुंह से बोलना नहीं चाहिए, बहुत बड़ा पद है, लेकिन सरेआम गलत बयानी कर कि किसान आजाद, किसान पहले भी आजाद था, बेड़ी पहले भी वो एपीएमसी के बाहर भी बेचने का उसको अधिकार था। ऐसा नहीं है कि पहली बार ये आपने कानून लाए और अब वो एपीएमसी के बाहर बेचेगा। अब फर्क ये आया है कि आपने इस पूरे कानून में, इन तीनों कानूनों में एमएसपी नाम नहीं रखा। तो जब बेंचमार्क प्राइस नहीं होगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं होगा, किसान को औने पौने दाम पर निजी प्लेयर्स को, निजी व्यापारियों को बेचना पड़ेगा। आप कहेंगे क्यों, एपीएमसी थोड़ा ही बंद हो गई? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एपीएमसी अभी तो चल रही है। एपीएमसी के अंदर दो व्यय होते हैं, दो फीस होती है, मार्केट फीस और डेवलपमेंट फंड। वो तो उनको देनी होगी, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनियां एपीएमसी यार्ड के बाहर किसान के खरीदेगी, उन पर न वो फीस लगेगी न वो फंड लगेगा, उन पर कोई खर्चा नहीं आएगा। भाई ऐसे में एपीएमसी कब तक टिक पाएगी कृषि की खरीद फरोख्त? लेवल प्लेइंग फील्ड कहां है? निजी प्लेयर्स के लिए कोई फीस नहीं, कोई ऋण नहीं, कोई फंड नहीं। एपीएमसी पर फंड भी है और मार्केट फीस भी है। ये एक उदाहरण मैं देता हूं कि रोडवेज की बस चलती है और प्राइवेट बस भी चलती है। तो सरकारी रोडवेज की बस पर तो आप रोड टैक्स लगा देते हो, प्राइवेट बस को कहते हो आप रोड टैक्स से फ्री हो, आप नहीं लोगे रोड टैक्स। तो बताइए घाटे में कौन रहेगा और फायदे में कौन रहेगा? और जो घाटे में रहेगा वो कब तक चला पाएगा अपनी बस? ये उदाहरण मैं दे रहा हूं, ये किया जा रहा है सरकारी एपीएमसी के साथ, इस सरकार पर। तो किसान का नुकसान एक तो आपने कर दिया कि आपने एमएसपी शब्द नहीं रखा। प्रधानमंत्री कहते हैं मेरी जबान पे भरोसा रखो, ये सुनकर ही हंसी आ जाती है। जिस व्यक्ति ने 50 दिन मांगे थे नोटबंदी के बाद, 21 दिन मांगे थे कोरोना में, 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, 15 लाख हर खाते में वादा किया था, काला धन पूरा वापस लाने का वादा किया था, अब भी वो हिम्मत जुटाकर कहते हैं मेरी बात पर भरोसा रखो। आज भी इतनी हिम्मत, या तो ये अहंकार है या हम सबको, आपको, मुझे, किसान को, बेरोजगार नौजवान को, सबको मूर्ख मानते हैं कि किसी को समझ में ही नहीं आ रहा क्या हो रहा। हमारी आपत्तियां हमने कमिटीज में भी रखी, बार बार प्रेस वार्ताओं के जरिए भी अपनी आपत्तियां दर्ज कराई। न केवल खेतीहर मजदूर और किसान, मंडियों में काम करने वाले, ढुलाई करने वाले, ट्रांसपोर्टर, आड़ती, अलग अलग श्रेणियां हैं जो बिल्कुल सड़क पर आ जाएंगी इस कदम से। अब जो आय होती थी वो राज्यों को होती थी, प्रांतों को होती थी। जो डेवलपमेंट फंड आता था मंडी में एपीएमसी के जरिए, वो ग्रामीण विकास के लिए ही लगता था। सड़कें बनानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, उसी में जाता था। वो आना बंद हो जाएगा और करोड़ों रुपए का नुकसान राज्यों को आपने किया। आप एक तरफ तो जीएसटी नहीं दे रहे,
जो आपका संवैधानिक कर्तव्य है, आपने हस्ताक्षर किए हैं, ये संविधान के द्वारा आप पर ये पाबंदी है कि आपको राज्यों को जीएसटी देना होगा। जब आप वो नहीं दे रहे तो आपकी जुबान पे कोई कैसे भरोसा करेगा? और फिर आपने ये जो हमारी संविधान की मूल व्यवस्था है, जिसमें राज्यों को भी कुछ अधिकार हैं, फेडरल स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं, उसके साथ भी आपने उस पर भी एक बहुत बड़ा हमला किया कि अब वो फीस जो मार्केट में जो फंड आता है, रूरल डेवलपमेंट फंड, वो अब प्रांत सरकारों के पास आना बंद हो जाएगा। ऐसे में जो आज राज्यों की आर्थिक स्थिति है, चरमराई हुई है, वैसे ही कमजोर है। आप सोचिए राज्यों के साथ क्या होने वाला है। आपने सुना होगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, अब 86% इस देश का किसान 2 एकड़ 5 एकड़ के नीचे की होल्डिंग्स है उसके पास उतनी ही जमीन है। 86%। ये हम नहीं कह रहे, सरकारी आंकड़ा है, एग्रीकल्चर सेंसस का आंकड़ा। ऐसे में आपने एक बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ 2-2 एकड़ 5-5 एकड़ वाले किसान कैसे तो एग्रीमेंट करेंगे जो उनके हित में भी रहे, कहां वो साइन करेंगे। और अगर विवाद हो जाए, अब आज भी विवाद तो होते हैं, विवाद तो कहीं भी हो सकते हैं। एपीएमसी में भी विवाद होते हैं, मैं भी सरकार में रहा हूं, मैंने भी देखा है विवाद कैसे होते हैं एपीएमसी में। विवाद का निपटारा, मेरा अगर रविंदर जी से विवाद हो गया, हम 20 साल से व्यापार आपस में कर रहे हैं, हम निपटा देते हैं वहीं बैठकर, वहीं खड़े होकर खत्म कर देते हैं। लेकिन अब नए कानून में किसान को एसडीएम और डीएम के दरवाजे पर जाना, किसान पटवारी तक चला जाए, वो बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे किसान से आप उम्मीद करते हो कि वो अपने हक की लड़ाई एसडीएम के दरवाजे में आएगा, ये आत्मविश्वास कैसे आया मुझे नहीं समझ। जो व्यक्ति खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से डरता हो, वो सोचता है इस देश का किसान एक एसडीएम के दरवाजे में धड़धड़ाते हुए घुस जाएगा और अपने हक के लिए लड़ेगा। और लड़ाई किससे होगी? बड़े बड़े उद्योगपतियों से होगी, बड़ी चेन से होगी, मल्टीनेशनल से होगी। कैसे लड़ेगा वो? ये बात सोची नहीं गई। तो जब हम कह रहे थे संसद में कि चर्चा करिए, कमिटी में भेजिए, वहां ये तमाम आपत्तियां हम सब की, और भी विपक्षी दल हैं, तमाम लोगों की आपत्तियां हैं, वो दर्ज होंगी, उन पर चर्चा होगी। एमएसपी सबसे बड़ी आपत्ति। जब एपीएमसी ही नहीं रहेंगे तो आप एमएसपी कहां देंगे? एपीएमसी के अंदर जो व्यापार होता है, रोज का व्यापार का रजिस्टर बनता है, कितनी आवक हुई, कितना माल उठा, कितनी कीमत पर उठा, कौन सी फसल उठी। जब व्यापार एपीएमसी के बाहर शिफ्ट हो जाएगा, चला जाएगा, ये आंकड़ा सरकार को कैसे मिलेगा? ये हमारी दूसरी एक और आंकड़ा। आपके पास ये आंकड़ा ही नहीं होगा कि देश में कितनी धान हुई, कितनी गेहूं हुई, कितनी कीमत पर किसने उठाई, और स्टॉकिंग कितना होर्डिंग हो गया, कितना जमाखोरों ने ले लिया। कोई आंकड़ा नहीं रहेगा। आप पूरी तरह से किसान को और उपभोक्ता को निजी व्यापारियों के रहम पर छोड़ देंगे। आप ये कर रहे हैं, पूंजीपतियों के रहम पर, जमाखोरों के रहम पर आप छोड़ दें। हमें और आपको व्यस्त रखा फिल्म इंडस्ट्री की ड्रग्स पे, और इस दौरान चुपचाप से एमएसपी के दायरे से कई फसलें हटा। अभी 2 दिन पुरानी पीटीआई का एक फ्लैश आया, हमारी नजर पड़ी, क्योंकि टीवी पर तो नहीं आ रहा था कहीं, टीवी पर तो सब जगह पूरे मीडिया में कुछ और ही चल रहा था। राष्ट्रीय मीडिया की बात कर रहा हूं, मैंने सुना है यहाँ का मीडिया तो बड़ा जिम्मेदार माना जाता है। राष्ट्रीय मीडिया की मैं बता रहा हूं आपको क्या हुआ। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, विशेष तौर पे पिछले कई सालों से, जितने साल से राहुल गांधी राजनीति में हैं, उतने सालों से किसान के हक की आवाज वो उठाते रहे। यूपीए 1 में उनकी वजह से कई ऐसे कानून पास हुए जो किसानों के हित में थे। लोन वेवर हुआ, नरेगा हुआ, ऐसे तमाम कानून राहुल गांधी ने लड़ झगड़ कर पारित करवाए। और तो और, जब हमारे पास सीटें नहीं थी
2014 के चुनाव के बाद जब हम हार चुके थे चुनाव, भूमि अधिग्रहण अध्यादेश जो मोदी जी लाए थे अपने पूंजीपति मित्रों के लिए, कांग्रेस पार्टी ने उसका विरोध करके मजबूर कर दिया सरकार को पीछे हटने। किसान के हित, मजदूर के हित के लिए राहुल गांधी, सोनिया गांधी, हम तमाम उनके सिपहसालार सड़क पर हैं, खड़े रहेंगे, डटे रहेंगे, लड़ते रहेंगे। ये नहीं होने देंगे हम कि किसान के साथ आप इस तरह से शोषण, सरेआम कानूनी जामा पहना दें उस शोषण में। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, किसान की आय दुगनी हो जाएगी। मैं आपसे पूछता हूं, जून से आप ये अध्यादेश लागू कर चुके हैं, आज हम सितंबर के अंत में हैं। सिर्फ इन्हीं 4-5 महीनों का आप आकलन करके हमें बताइए कितनी दुगनी थी आपके ये अध्यादेशों से। बिहार का मैं आपको उदाहरण देता हूं, जहां एपीएमसी समाप्त कर दिया गया, मंडी व्यवस्था समाप्त कर दी गई। वहां मजदूर की क्या हालत है, किसान की क्या हालत है, वहां गेहूं की कितनी गेहूं आपने प्रोक्योर की। किसान के मन में एक आश्वासन और एक संतुष्टि क्या रहती कि सार्वजनिक प्रणाली के तहत मेरा माल सरकार खरीद लेगी। तो न तो रहेगी एपीएमसी, न रहेगी एमएसपी और न रहेगी पब्लिक प्रोक्योरमेंट, सरकारी खरीद। बताइए अब क्या बचा किसान? किसान के हाथ में बचेंगे वो कागज जिसको वो या तो पढ़ पाएगा या ना पढ़ पाए, लेकिन हस्ताक्षर होंगे या अंगूठा होगा उसका, और वो कागज लिए हुए एसडीएम के दरवाजे के बाहर रोज जाएगा, खटखटाएगा दरवाजा। अगर उसको अंदर जाना परमिशन मिल गई तो चला जाएगा, लेकिन लड़ाई उसकी होगी बड़े बड़े उद्योगपति और पूंजीपति। ये हमारी आपत्तियां हैं। आपको तरह तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री बताते हैं। उन तमाम बातों पर मैं आपके सामने हूं, मीर साहब आपके सामने हैं, रविंदर जी आपके सामने हैं, रमन भल्ला जी सामने हैं, हम सब आपके सामने बैठे हैं। आप पूछिए प्रश्न। आपको बात बताया जाता है कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, जी हाँ, उस पर भी मैं चर्चा करने को तैयार हूं। आपका स्वागत है। पहले इसी मुद्दे पर प्रश्नों का मैं स्वागत करूंगा, क्योंकि मैं इसी मुद्दे पर यहाँ आया हूं और इसी मुद्दे पर आपसे चर्चा करूंगा।